हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू द डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस गोपालगंज। आज के इस वीडियो लेसन्स में पुराने क्लास के अपने जो इम्पोर्टेंट टॉपिक थे जो अनटच्ड रह गए थे उसकी आज बात होगी। और इस कड़ी में आज हम लोग बात करेंगे ड्रग और अल्कोहल एब्यूज के बारे में। जैसा कि क्लास 12th के अपने बायो के सिलेबस में अवेयरनेस पर्पज से स्टूडेंट्स को जागरूक करने के लिए नशीली दवाओं और उनकी दुनिया का सच बताना जरूरी है, ताकि बच्चे जो है इस एडोलेसेंस की अवस्था में गलती से भी गलती ना कर सकें। तो इस कड़ी में आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, नशीली दवाएं और शराब का जो दुरुपयोग है वो टीनेजर्स में ही होता है, एडोलेसेंस में ही होता है। और किशोरावस्था में आप ऐसी कुछ गलत और कुछ ऐसे लोगों के आप चक्र में फंस जाते हैं जो आपको लाइफ में इस तरीके के काज करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो सेशन को शुरुआत करने से पहले एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। हालांकि स्टूडेंट्स जो आज के हैं, जो आज के जेनजीज कहला रहे हैं, जो किशोरावस्था में हैं, जिनके पास बहुत एनर्जी है, उन बच्चों को एड्रेस करते हुए किसी ने पूछा, स्टूडेंट्स ने अपने बारे में पूछा कि हम किस तरीके के स्टूडेंट्स हैं, हम अच्छे हैं, बुरे हैं, बहुत अच्छे हैं, इसका हम अंदाजा कैसे लगाएंगे। तो डॉक्टर तो आपको दवाई के माध्यम से ट्रीट करेंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं जो अपने शब्दों से लोगों को जीतते हैं। तो स्वामी विवेकानंद ने ऐसे लोगों के लिए एक बहुत अच्छी बात कही है कि आप कैसे हो, किस तरह के स्टूडेंट्स हो। अगर आप अपने बारे में जानना चाहते हो तो सिर्फ दो बातें जो है आप मुझे आंसर करो। पहला, कि आपका दोस्त कौन है, हु इज योर फ्रेंड, एंड सेकेंड, आप अपने दोस्तों से क्या बातें करते हैं। तो अगर किसी भी स्टूडेंट्स को आज के ज़माने में अपना सही परसेप्शन जानना हो तो सिर्फ दो चीज़ आपको अपने से पूछनी है कि हु इज़ योर फ्रेंड एंड व्हाट द हेल यू डिस्कस विथ योर फ्रेंड। यही आपकी रियलिटी है, यही आपका सही पिक्चर है। एनीवे, हम लोग आते हैं नशीली दवाइयों के सेवन और शराब का दुरुपयोग, जो किशोरावस्था में बहुत सारे स्टूडेंट्स के अंदर एक पैशन, एक शौक के रूप में विकसित हो जाता है। ये दवाइयाँ क्या हैं, किस तरीके से इनका एब्यूज करना मानव शरीर के स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हो सकता है, इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले एक शब्द है जिसको हम लोग समझेंगे, ड्रग। ड्रग के बारे में आप जानते होंगे, दवाइयों के बारे में, औषधियों के बारे में, कि एक ऐसा पदार्थ है जिसे लेने पे हमारे शरीर में और हमारे मस्तिष्क पर कुछ महत्वपूर्ण क्रियाएं विकसित होती हैं। लेकिन अगर इन्हीं चीज़ों को अगर हम ड्रग के साथ एब्यूज वर्ड यूज कर दे और गलत इस्तेमाल कर दे तो ये शरीर को धीरे धीरे खोखला कर देती हैं। इन्हीं श्रेणी में हम ड्रग एब्यूज के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से ड्रग हैं जो इस लिस्ट में आते हैं, जिनके एब्यूज करने से आपके जीवन में बहुत ज़्यादा निराशा और बहुत ज़्यादा दुख सामने आ सकता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि दवा या ड्रग जो है एक प्रकार का ऐसा पदार्थ है जिससे आप शारीरिक या मानसिक बीमारियों को दूर करने के लिए लेते हैं। अब ये शारीरिक बीमारी, शरीर में कोई पेन, दर्द हो सकता है, और मानसिक बीमारी किसी भी तरीके की साइकोलॉजिकल स्थिति हो सकती है। उन चीज़ों से निपटने के लिए आमतौर पे हम डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन पे दवाइयाँ लेते हैं। लेकिन जब इन दवाइयों का हम गलत इस्तेमाल करने लगते हैं, दुरुपयोग करने लगते हैं, तो ये समस्या एब्यूज के रूप में आती है। लॉन्ग टर्म तक इन दवाइयों का एब्यूज करना हमें फिजिकली भी, हमें मेंटली भी और साइकोलॉजिकली भी बहुत बुरी तरीके से डिस्टर्ब करता है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से उस सीरीज की दवाइयाँ हैं जो एब्यूज के लिस्ट में आती हैं और जिनका सेवन करने में हमें निश्चित तौर पे बचना चाहिए। तो सबसे पहला ग्रुप जो आप ध्यान देंगे, आप पूरे स्क्रीन पे ना फोकस करके आप सिर्फ इस रेड जोन पे फोकस करेंगे जो मेरे द्वारा हाईलाइट किया जा रहा है। ड्रग की जो एब्यूज कैटेगरी है उसमें हम सबसे पहला जो ड्रग का एब्यूज बात करने जा रहे हैं वो है ओपियोइड्स। आपका ध्यान ना भटके इसलिए आपको हम एक फ्रेश स्क्रीन पे लेके आ रहे हैं और यहाँ से हम लोग बात करेंगे ड्रग एब्यूज की कैटेगरी में। ये जो ग्रुप है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसको हम बोलते हैं ओपियोइड्स। आपको क्लास 12th की बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ओपियोइड्स क्या है। तो ओपियोइड्स ग्रुप के दवाओं के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये किस तरीके से काम करती हैं और ये मुख्य तौर पे इन दवाओं का एब्यूज या यूज किस पर्पज से किया जाता है। सभी दवाइयों के सीरीज में हम मुख्य तौर पे चार बात जानेंगे। सबसे पहला कि ये जो ओपियोइड ड्रग है इनका सोर्सेस क्या है, कहाँ से ये दवाइयाँ प्राप्त होती हैं, किस तरीके से इसे हम विकसित करते हैं। तो कहते हैं कि एक पॉपी का पौधा होता है
जिसे हम हिंदी में अफीम का पौधा कहेंगे। इस पॉपी प्लांट से, अफीम से ये ओपियोइड्स ड्रग प्राप्त किए जाते हैं। एग्जाम में क्वेश्चंस आता है, ये जो पॉपी प्लांट है इसका साइंटिफिक नेम, और ये होता है पापावर सोमनीफेरम। पापावर सोमनीफेरम ये साइंटिफिक नेम है। इन्हीं पौधों से हम प्राप्त करते हैं पॉपी या अफीम, और इन ड्रग ग्रुप को हम कहते हैं ओपियोइड्स। तो सबसे पहला ड्रग ग्रुप हम जो पढ़ रहे हैं वो है ओपियोइड्स। ओपियोइड्स की प्राप्ति हम पॉपी के पौधे से करते हैं, और ये पॉपी पौधे का जो साइंटिफिक नेम है वो है पापावर सोमनीफेरम। अब ये जो दवाइयाँ जो हम लेते हैं, इन दवाइयों का रिसेप्टर क्या होता है? रिसेप्टर पहले तो सबसे समझते हैं कि रिसेप्टर शब्द क्या होता है और ये कहाँ पे पाया जाता है। रिसेप्टर बोलते हैं उस ग्राही को, जो दवाई आपके बॉडी में जा रही है तो उस दवाई को किसी के द्वारा रिसीव किया जाएगा, तो जो उस दवाई को रिसीव करेगा वो उस दवा का रिसेप्टर कहलाएगा। रिसेप्टर मतलब समझो आपने किसी को कोई लेटर पोस्ट किया है, तो जिसको लेटर आपने पोस्ट किया है, जो व्यक्ति उस लेटर को रिसीव करेगा वो उसका रिसेप्टर कहलाएगा। तो ओपियोइड दवाइयों का जो रिसेप्टर होता है वो होता है हमारे बॉडी में सीएनएस, जिसको आप बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। हमारे बॉडी का जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है वो इसका मेन रिसेप्टर होता है। ये ओपियोइड दवाइयाँ जब भी हम लेते हैं, जिस रूप में लें, चाहे उसको हम सूंघ के लिए चाहे इंजेक्शन के रूप में लें, तो ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी हमारे ब्रेन के ऊपर जाके अफेक्ट करता है। और इस तरीके की दवाइयाँ आमतौर पे लोगों में बहुत हाई लेवल का डिप्रेशन का अगर कोई पेशेंट हो तो उसको ये दिया जाता है। इस तरह की दवाई को लेने से आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो काम हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है। किसी भी तरह की आपकी बॉडी में एंजाइटी वगैरह है, घबराहट है, डिप्रेशन है, या आपको डर भय लगता है, वो सभी केसेस में ये दवाइयाँ सीएनएस के ऊपर वर्क करके काम करती हैं। बड़े पैमाने पे इन दवाइयों का इस्तेमाल एनाल्जेसिक भी यूज किया जाता है। एनाल्जेसिक शब्द का मतलब होता है दर्द निवारक, पेन किलर। देखेंगे आपके बॉडी में बहुत बड़ा इन्फेक्शन है, कोई घाव है, कहीं पे डैमेज है, और आप एक पेन किलर खाते हैं और वो दर्द थोड़ी देर के लिए गायब हो जाता है। तो आप कल्पना करेंगे ये दवाइयाँ आपके बॉडी के सीएनएस पे जाती हैं और आपके नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करने की जगह पे शांत कर देती हैं और बोलती हैं कोई भी रिस्पॉन्स आ रहा है दर्द का उसको सह लेना है। और इसी कड़ी में आप दर्द निवारक दवाइयों को लेके, पेन किलर को लेके, इसको आप दर्द निवारक बोलिए या इसको आप पेन किलर बोलिए, इसके इस्तेमाल से आप एक तरीके से ड्रग का इस्तेमाल करते हैं। तो पेन दूर हो जाएगा, दर्द निवारक है। अब आते हैं हम लोग अपने स्क्रीन पे, जहाँ पे लिस्ट देख रहे थे हम लोग। सबसे पहला जो इस ग्रुप का दवा था उसका नाम था ओपियोइड्स। इसका मैंने जो मूल स्रोत बताया था वो था पापावर सोमनीफेरम, पॉपी का पौधा, अफीम का पौधा। इसका जो रिसेप्टर होता है, जो बॉडी में इसे रिसीव करता है, वो है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और साथ ही साथ ये जठरांत्र संबंधी मार्ग, इंग्लिश में आप कहेंगे जीआई ट्रैक्ट, आपका गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल यानी आपका पेट वाला हिस्सा और आपका आंत वाला हिस्सा, वहाँ पे ये दवाइयाँ जाके रिसेप्टर के तौर पे रिसीव होती हैं और बॉडी में एक तरीके से डिप्रेशन को दूर करने में, घबराहट को दूर करने में, बेचैनी को दूर करने में, दर्द हटाने में काम आती हैं। तो रिसेप्टर के तौर पे आपने देखा कि सीएनएस और जीआई ट्रैक्ट ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आपसे 4 ही पैरामीटर है इस क्वेश्चंस का। पहला कि इसका स्रोत क्या है, नंबर 2 इसका रिसेप्टर क्या है, नंबर 3 ये दवाइयाँ करती क्या है। तो आपने ओपियोइड्स के बारे में जाना कि पापावर सोमनीफेरम वैज्ञानिक नेम है, इसी पौधे से हम प्राप्त करते हैं। रिसेप्टर पे हमने जाना कि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम और जीआई ट्रैक्ट पे जाके काम करती हैं। इन दवाइयों का जो सेवन करने वाला व्यक्ति है, या तो वो सूंघ कर या इंजेक्शन के माध्यम से बॉडी में रिसीव करता है, और मुख्य प्रभाव जो आप देख रहे हैं अवसादक के रूप में डिप्रेशन, शरीर के कार्यों को एक तरीके से धीमा कर देता है। इस तरह की दवाइयाँ जो है पेन किलर के रूप में, दर्द निवारक दवाइयों के रूप में भी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल की जाती हैं। तो ये पहला ग्रुप का दवाई है जिसका इस्तेमाल हमें अगर सही तरीके से करना है तो ये ड्रग की कैटेगरी में आएगा, लेकिन अगर हम बार बार इसे अब्यूज करेंगे, गलत तरीके से यूज करेंगे, तो ये ड्रग अब्यूज की कैटेगरी में भी जा सकता है। तो ये पहला था ओपियोइड्स। अब हम दूसरे के बारे में बात कर रहे हैं जिसका नाम है कैन्नाबिनॉइड्स। तो आइए सबसे पहले कैन्नाबिनॉइड्स के बारे में जाने कि कैन्नाबिनॉइड्स को हमको प्राप्ति कहाँ से होती है। दूसरा ग्रुप की जो दवा है इसका नाम हमने दिया है कैन्नाबिनॉइड्स, और ये जो पौधे हैं
ये जो दवाइयाँ हैं वो कैन्नाबिस पौधे से पाए जाते हैं, जिनका नाम होता है कैन्नाबिस सैटाइवा। तो सबसे पहला चीज जो आप जानेंगे वो जानेंगे सोर्स, कि इन दवाओं का, इन औषधियों का सोर्स क्या है, स्रोत क्या है, कौन से पौधे से हम ये दवा प्राप्त करते हैं। तो वहाँ पे हम पा रहे हैं कि कैन्नाबिनॉइड से, कैन्नाबिस सैटाइवा के पौधे से हम लोग इसको प्राप्त कर रहे हैं। और कैन्नाबिनॉइड्स के अंदर बहुत तरह की दवाइयाँ आती हैं, जैसे आप देखेंगे स्क्रीन पे कि जितने भी तरह की भांग, गांजा, हशीश, ये सभी जो चरस, इस तरीके की जो मादक दवाइयाँ आती हैं वो कैन्नाबिनॉइड्स के ही कैटेगरी में होती हैं। तो कैन्नाबिनॉइड्स के अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं कि कौन कौन सी श्रेणी की दवा आएंगी। थोड़ा सा स्क्रीन को, हाँ, कैन्नाबिस सैटाइवा, कैन्नाबिस सैटाइवा के पौधे से हमें कैन्नाबिनॉइड्स मिल गया है। और इन दवाओं के श्रेणी में एक लंबी लिस्ट है, जिसमें भांग भी आता है, जिसमें गांजा भी आता है, जिसमें चरस भी आता है, जिसमें मैरिजुएना आता है। ये सभी आप जो है हिंदी फिल्म में विलन के द्वारा बेचने का और ट्रांसपोर्ट करने का, ऐसा आपने बहुत सारा रील वगैरह देखा होगा, सिनेमा के माध्यम से देखा होगा। ये सभी मादक दवाइयां हैं और इन दवाइयों का बड़े पैमाने पे एब्यूज किया जाता है। इन दवाइयों का रिसेप्टर की अगर हम बात करें तो रिसेप्टर जो है आपका मेन है, जिसको आपको बार बार ध्यान रखना है, ब्रेन ही इसका रिसेप्टर होता है, मस्तिष्क। इन दवाइयों का जो प्रभाव होता है आपके मस्तिष्क पे होता है, और ये दवाइयाँ आपके कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को, आपके हार्ट रेट को बढ़ा देती हैं, आपकी आंखों के पिपुल है उसको बढ़ा देती हैं, आपका ब्लड प्रेशर बहुत तेज कर देती हैं। और कैन्नाबिस दवाइयाँ जनरली सर्जरी वगैरह जिस पेशेंट का किया जाता है उस वहाँ पे इसको दिया जाता है, एक लोकल एनेस्थीसिया के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूँ, यूज करेंगे, सही प्रेस्क्रिप्शन पे करेंगे, सही मात्रा में करेंगे तो वो ड्रग कहलाएगा। लेकिन जब आप इससे ऊपर जाके मिसयूज करेंगे तो वो एब्यूज कैटेगरी में जाएगा। और हमारा उद्देश्य आपको एब्यूज से परिचित कराना है कि इन दवाइयों को आपको एब्यूज नहीं करना है। और आपको पढ़ाने का उद्देश्य सिर्फ ये है कि ये सारे एब्यूज की जो शुरुआत होती है वो एडोलेसेंस में ही होती है। ये अवस्था जो 16 से 18 साल की जो भूचाल वाली अवस्था होती है, इसी अवस्था में नए नए फ्रेंड्स बनते हैं, नया एक्सपेरिमेंट और ट्राई करने का मौका मिलता है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है अपने दोस्तों के बीच में यूफोरिया और मस्ती के एहसास के लिए सिगरेट और इस तरीके की चीज़ें लेना शुरू कर देते हैं। तो एब्यूज आपका जीवन को खराब करेगा। आने वाले और स्लाइड के माध्यम से बताएंगे कैसे आपके बॉडी में सिम्टम्स लेके आएगा। लेकिन फिलहाल है कि ये लिस्ट है, पहला ओपियोइड्स है, दूसरा कैन्नाबिनॉइड्स है, और तीसरे ग्रुप की जो ड्रग है उसको हम लोग बोलते हैं कोका एल्केलॉइड्स। कोका एल्केलॉइड्स नाम क्यों पड़ा भाई? क्योंकि ये कोका के पौधे से प्राप्त होता है। ये अमेरिका वगैरह में इसकी बहुत बड़े पैमाने पे खेती होती है। और ये जो है इरिथ्रोजाइलम कोका किसी पौधे से प्राप्त किया जाता है। कोका एल्केलॉइड का सोर्स है इरिथ्रोजाइलम कोका, इन्हीं पौधों से प्राप्त किया जाता है। और ये डोपामिन ट्रांसपोर्ट पे वर्क करता है। स्टूडेंट्स को दो बात समझा देना बहुत जरूरी है कि डोपामिन क्या है। आप देख रहे थे कहीं पे जो रिसेप्टर था वो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम था, और ये जो है दूसरा आप देख रहे हैं डोपामिन ट्रांसपोर्ट। तो आइए पहले समझते हैं, दोनों को तोड़ तोड़ के समझते हैं, डोपामिन क्या होता है और ये ट्रांसपोर्ट का क्या कनेक्शन है। जहाँ तक डोपामिन की बात है तो डोपामिन एक बहुत अच्छा आपको जो है फील गुड कराने वाला एलिमेंट है। आपको हमेशा अच्छा महसूस होता है। जब कभी भी आपको अच्छा महसूस होता है, बहुत खुश महसूस करते हैं, बहुत झूमने का मन करता है, बहुत आनंद आपको लगता है, तो समझिए कि आपके बॉडी में जो डोपामिन जो है वो काम कर रहा है। अब डोपामिन क्या करता है ना, कि मान लीजिए कि ये एक हमारे बॉडी में बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं, ये मान लीजिए सभी न्यूरॉन्स हैं, और ऐसे लाइन से करोड़ों न्यूरॉन्स आपके बॉडी में फैले हुए हैं। तो डोपामिन क्या करता है कि ये जो दो न्यूरॉन के बीच में जो खाली जगह है ना, इसको आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, साइनेप्स कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं। तो ये जो खाली जगह का जो जगह है, इसमें ये डोपामिन आने से आपको ना अच्छा फील होता है, आपको झूमने का एहसास होता है, आपको मस्ती सूझती है, आप खुश महसूस करते हैं। तो ये जो दवाई हम बात बता रहे थे जिसका नाम है कोका एल्केलॉइड, ये क्या करता है, आपके डोपामिन ट्रांसपोर्ट को रोक देता है। डोपामिन क्या करता है, एक फील गुड करने वाला पदार्थ है। ये क्या करता है कि आपके जो दो न्यूरॉन के बीच में जो खाली जगह है उसमें सिनेप्स में डोपामिन जाके भरता है, तो आपको अच्छा लगता है। तो ये क्या करता है ना, ये वाला दवा लेने से क्या होता है कि ये डोपामिन
ट्रांसपोर्ट को, डोपामिन को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया को रोक देता है। रोकने से क्या होता है कि आपके सिनेप्स में लंबे समय तक डोपामिन जो है बना रहता है, और डोपामिन के लंबे समय तक बने रहने से आपकी बॉडी में खूब एनर्जी आती है, आपको यूफोरिया का एहसास होता है, आपको मस्ती का एहसास होता है, आप झूमने लगते हैं, आपको पार्टी करने का मन करने लगता है। तो कोका एल्कलॉइड वो ड्रग है जो इरिथ्रोजाइलम कोका पौधे से प्राप्त करते हैं। ये डोपामिन ट्रांसपोर्ट इसका रिसेप्टर है, ये उसको रोक देता है। रोकने से क्या होता है कि आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है बहुत हाईली स्टिमुलेंट की तरह बहुत उत्तेजित हो जाता है, और बहुत ज़्यादा उत्तेजना आने की वजह से आपके बॉडी में झूमने का एहसास होता है, आपको मस्ती आती है, और आपको लगता है कि भैया पूरा दुनिया जो है आपके मुट्ठी में है। मैं बात कर रहा हूँ ड्रग के अब्यूज की। यूज करने के लिए कब लिया जाएगा? जब आदमी बहुत लो एनर्जी महसूस करेगा। बहुत सारे पेशेंट कह सकते हैं जो डॉक्टर से कंप्लेन करते हैं उनके बॉडी में हमेशा थकान और कमजोरी बनी रहती है, एनर्जी उनको हमेशा लो रहता है। तो वैसे स्थिति में इस तरह की दवाइयाँ प्रेस्क्राइब की जाती हैं जिससे आप अपने एनर्जी लेवल को थोड़ा सा बढ़ाएंगे। और ये कैसे काम करेगा? तो डोपामिन के ट्रांसपोर्ट पे पूरी खुशी आपकी टिकी हुई है, तो हम ट्रांसपोर्ट के दर को क्या करेंगे? रोक देंगे, डोपामिन ज़्यादा रहेगा, आप ज़्यादा खुशी का एहसास करेंगे। और इस तरह की दवाइयाँ सूंघ कर ली जाती है। और एब्यूज की जहाँ तक बात करें तो इसका बहुत बड़े पैमाने पे यूज करते हैं, और सबसे ज़्यादा जो एब्यूज किया जाता है वो होता है प्लेयर्स के द्वारा। जितने भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं, जितने भी नहीं कहेंगे, बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो अपने बॉडी में पावर को बनाए रखने के लिए, अपने पावर को बढ़ाए रखने के लिए इसी तरीके का ड्रग का सेवन करते हैं। उसी में एक ड्रग का नाम है, ये बिल्कुल याद रखेंगे, एम्फीटामाइंस। एम्फीटामाइंस ले लेंगे ना तो 4 फीट कूदने वाला खिलाड़ी जो है 8 फीट कूद जाएगा, इतनी उसके अंदर एनर्जी आ जाएगी। और ये सभी के सभी जो एम्फीटामाइंस का सेवन है, खेल में एक टेस्ट होता है, आप पढ़े होंगे, डोप टेस्ट। ओलंपिक वगैरह में जाएंगे या किसी भी बड़े आईसीसी के इवेंट में, अगर क्रिकेट की बात करें तो जाएंगे, तो वहाँ पे प्लेयर्स की डोपिंग जो है एकदम से देखी जाती है कि कोई ऐसे ड्रग का आप सेवन तो नहीं कर रहे हैं जिससे आपके बॉडी की एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो ऐसे ड्रग का सेवन जो है एकदम से रेस्ट्रिक्टेड है। डोप टेस्ट में ये एम्फेटामाइंस आता है, और ये एक प्रकार का हाई क्लास का कह सकते हैं स्टिमुलेंट है। बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको ऊर्जा देता है, बहुत वाइब्रेंट महसूस कराता है। और इसमें कोकिन जैसी दवाइयाँ आती हैं जिसके खाने से, जिसके सेवन से लोगों में बहुत ज़्यादा एनर्जी बनी रहती है। तो आप देख रहे थे, ये जो स्लाइड देख रहे थे इसके माध्यम से आपने देखा है कि 3 विशेष तरीके के ग्रुप आपने देखा, ओपियोइड्स, कैन्नाबिनॉइड्स, कोका एल्कलॉइड्स। एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। जहां ओपियोइड्स मिलता है पैपावर सोमनिफेरम से, इसका जो रिसेप्टर होता है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम और जीआई ट्रैक्ट होता है, और ये हमारे बॉडी में सूंघ कर या इंजेक्शन के द्वारा लिया जाता है। ये एक तरीके से शरीर के कार्यों को धीमा कर देता है, एक तरीके से पेन किलर के रूप में इसे आप याद रख सकते हैं। दूसरी कैन्नाबिनॉइड्स, कैन्नाबिस सटाइवा पौधे से मिलता है जिसमें भांग, गांजा, चरस इत्यादि आते हैं। इनको भी रिसेप्टर जो होता है वो सीएनएस पे होता है, और ये दवाइयाँ जो है सांस या मौखिक रूप से ली जाती हैं। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है, हार्ट रेट बहुत तेज हो जाएगा, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अगर हम कोका एल्कलॉइड की बात करें तो ये स्टिमुलेंट की तरह काम करता है, इरिथ्रोजाइलम कोका के पौधे से प्राप्त होता है। डोपामिन ट्रांसपोर्ट को ये रोक देता है, वही उसका रिसेप्टर है, इसलिए लेने वाले व्यक्ति को बहुत ज़्यादा खुशी और बहुत ज़्यादा एनर्जी का एहसास होता है। अब आते हैं इन्हीं ग्रुप में, ये जो ओपियोइड्स जो आपने सबसे पहले पढ़ा था जिसे आप अवसादक कर रहे हैं, डिप्रेशन कर रहे हैं, इससे क्वेश्चंस आया है मॉर्फिन मॉर्फिन के बारे में। याद रखिएगा ओपियोइड्स ग्रुप के ड्रग के अंदर आपको कुछ एग्जाम्पल याद करने हैं। उस एग्जाम्पल में आप याद रखिएगा मॉर्फिन, कोडिन, ये सभी ओपियोइड्स हैं। मॉर्फिन और कोडिन जो है ओपियोइड्स ग्रुप की दवाई है। मॉर्फिन के बारे में कई बार आ गया है कि इसको एसिटिलीकरण से हम प्राप्त करते हैं, और इसको जब एसिटिलाइजेशन करते हैं तो हमको हेरोइन मिलता है। ये HEROIN हेरोइन है। ये एक प्रकार का खतरनाक ड्रग के ग्रुप में ले सकते हैं अगर अब्यूज करने की बात हम कर रहे हो तो इसके द्वारा ये गंधहीन होता है, इसमें बहुत कड़वापन होता है, सफ़ेद कलर का होता है। हम हीरोइन की बात कर रहे हैं जो ओपियोइड्स ग्रुप में आता है, मॉर्फिन, कोडिन, हेरोइन। आपको अगर शॉर्ट में याद रखना हो तो मॉर्फिन, कोडिन और हेरोइन MCH
याद रखेंगे जिसमें ऑपियोइड ग्रुप की दवाइयाँ आती हैं, पेन किलर के तौर पे काम करती हैं। सर्जरी वगैरह हुआ है, किसी को ऑपरेशन वगैरह हुआ है, तो वहाँ पे भी ये दवाइयाँ दी जाती हैं ताकि पेशेंट को ज़्यादा दर्द का एहसास ना हो। तो आप देखेंगे इनका जो रिसेप्टर था, आपने शुरू में देखा था सीएनएस था, और जीआई ट्रैक्ट को भी दिया गया। पेट और अमाशय का जो पथ है वहाँ पे भी इसका रिसेप्टर काम करता है, और ये दवाइयाँ एक तरीके से पेन किलर के तौर पे बड़े पैमाने पे यूज की जाती हैं। ग्रुप का नाम है ओपियोइड्स, जो कि आपने पिछले स्लाइड में देखा था, पापावर सोमनीफेरम के पौधे से प्राप्त की जाती है। दूसरे ग्रुप का भी एक बार फिर से डिस्क्रिप्शन देख लेंगे, कैन्नाबिनॉइड्स, जो आपके हार्ट पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहा था रोल, और मैंने बताया कि इनके अंतर्गत कौन कौन सी दवाइयाँ आ रही हैं भाई। तो आप मैरिजुएना, हसीस, भांग, गांजा, चरस। पहला जो आपने ओपियोइड्स पढ़ा था उसमें 3 ग्रुप मैंने बताया था। पहला था मॉर्फिन, दूसरा था कोडीन, तीसरा था हेरोइन। एग्जाम्पल जरूर याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है। मॉर्फिन, कोडीन, हीरोइन ओपियोइड्स ग्रुप की दवा है, जबकि ये मैरिजुएना, हसीस, भांग, गांजा, चरस ये कैन्नाबिनॉइड्स ग्रुप की दवा है, जो कैन्नाबिस सटाइवा से प्राप्त किया जाता है। रिसेप्टर तो इनका ब्रेन ही होता है, सारा खेल जो है वो ब्रेन के माध्यम से परफॉर्म किया जाता है। और ये अलर्ट में आप देख लेंगे, जो मैंने आपको बताया है, खिलाड़ियों के द्वारा भी इसका बड़े पैमाने पर दुरुपयोग किया जाता है, जो डोप टेस्ट के अंतर्गत आता है। और ड्रग का मैंने नाम बताया था, एम्फेटामाइंस होता है। फिर आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। इसमें तीसरा ग्रुप हमने देखा था कोका एल्कलॉइड, उसी का एक बार फिर से फ्रेश रिवीजन है। एट्रोपा बेलाडोना, ये जरूर याद रखिएगा, धतूरा के पौधा को बोलते हैं। धतूरा के पौधा को हम लोग बोलते हैं, ये एट्रोपा बेलाडोना सोलनेसी फैमिली का मेंबर होता है। और ये जो पौधा है, इसके अंदर एक बहुत खतरनाक प्रॉपर्टी है, ये वाली हैलुसिनेशन। इस तरह की दवा लेने से, इस तरह का ड्रग लेने से ना मति भ्रम हो जाता है, हैलुसिनेशन कर देता है। मतलब कि जो चीज़ नहीं हो रहा होगा वैसा आप फील करेंगे। बहुत लोग बहुत ज़्यादा नशा करने के बाद कंप्लेन करते हैं कि उनको रास्ते में गड्ढे दिखाई दे रहे हैं, अनबैलेंस होके चलते हैं, वो अपने पोस्चर को संभाल नहीं पाते हैं, कुछ भी अपशब्द बोल देते हैं। तो ये सारा जो हैलुसिनेशन है वो इन दवाओं के प्रभाव से होता है। कोका एल्केलॉइड, जैसा कि आप देख रहे थे कि इरिथ्रोजाइलम कोका के पौधे से प्राप्त किया जाता है, डोपामिन ट्रांसपोर्ट में एक तरीके से खलल डालता है, जिससे लंबे समय तक आप यूफोरिया, झूमने का, अधिक ऊर्जा महसूस करने का और बहुत ज़्यादा एनर्जी आप अपने अंदर में मेंटेन करता हुआ पाते हैं। तो ये तीनों ग्रुप के ड्रग के बारे में आपने देखा है, एक अलग से आप देख लीजिएगा, जोड़ लीजिएगा इसको। एट्रोपा बेलाडोना धतूरा के पौधे को बोलते हैं, ये भी एक प्रकार का एलएसडी है। इसके अंदर समझिए हैलुसिनेशन की अद्भुत क्षमता है, और ये दवाइयाँ और इनका समूह बिना डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के आपको यूज नहीं करना चाहिए, अब्यूज से आपको बचना है। अब आते हैं कि कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जिनके माध्यम से ये सारा खेल होता है। ये जो स्क्रीन पे आपको जो 2 चीज़ें दिख रही हैं, ये दोनों आपको जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पे इन्हीं 2 दवाइयों का दुरुपयोग किया जाता है। स्क्रीन पे आपको ज़्यादा बोझ ना महसूस हो, तो इसलिए यहाँ से इसको हटते हैं, और 2 शब्द जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे थे उसको एक बार फ्रेश लिखते हैं, जिसमें एक को हम लोग बोलते हैं ट्रांक्यूलाइजर, ट्रांक्यूलाइजर, और दूसरे को बोलते हैं सेडेटिव। ये 2 दवाइयाँ अब किसी पहचान की मुहताज नहीं रह गई हैं। छोटे से छोटे सेंटर में भी इन दवाइयों का बड़े पैमाने पे यूज करने वाले लोग अब आ गए हैं। ट्रांक्यूलाइजर बाबू वो दवाई होती है जिसको लेने से आपका जो मूड जो है ना, आपका मूड जो है वो रिलैक्स होता है। आपका तनाव जो है ना, टेंशन, आपका तनाव जो है वो कम होता है। आपका जो अवसाद है, डिप्रेशन, थोड़ा और एडवांस फॉर्म बोलेंगे, उसमें कमी आती है। आपके अंदर जो एंजाइटी वगैरह होती है, घबराहट वगैरह होती है, बेचैनी होती है, उसमें भी कमी आती है। और आजकल बहुत लोगों को इस तरह की समस्या होती है जहाँ पे वो अपने बॉडी के रूटीन को प्रॉपरली कॉप अप नहीं कर पाते हैं। तो फिर कहेंगे सर ट्रांक्यूलाइजर अगर ये करता है तो सेडेटिव क्या करता है? सेडेटिव बस इतना ही करता है, आपको साथ में ये सब काम करके आपको एक तरीके से स्लीप प्रोड्यूस करा देता है, सुला देता है, नींद की गोली। सेडेटिव और ट्रांक्यूलाइजर में यही अंतर है कि जब आप सेडेटिव लेंगे तो आपको बहुत अच्छी नींद आएगी, और जब बहुत अच्छी नींद आएगी तो ये सारे समस्याएं तो ऑटोमेटिकली दूर हो जाएंगे। तो सेडेटिव को हम लोग बोलते हैं, एक और नाम से भी बोलते हैं इसको हम लोग, हाइप्नोटिक्स ड्रग बोलते हैं।
अगर किसी दुकानदार के पास जाके आप कहेंगे कि मुझे नींद की गोली चाहिए, तो वो आपको नहीं देगा, 100% नहीं देगा, क्योंकि जो आपने शब्द यूज किया ना नींद की गोली, तो इससे आपकी जो है वो थोड़ी सी शिक्षा कम, ऐसा उसको महसूस होगा। लेकिन अगर आप उसी शहर में डॉक्टर से आप सेडेटिव ड्रग बोले या हिप्नोटिक ड्रग बोले, तो वो सोचेगा आप थोड़ा एडवांस वर्सन के हैं, थोड़ा आप चीज़ों को ज़्यादा अच्छा शायद समझते होंगे। तो ट्रांक्यूलाइजर और सेडेटिव जो है बड़े पैमाने पे यूज की जाने वाली दवाएं हैं, जहां ट्रांक्यूलाइजर को लेने के बाद मैंने बताया कि दिमाग एकदम रिलैक्स हो जाएगा, तनाव में कमी आ जाएगी, डिप्रेशन में कमी आ जाएगी, आप पहले से ज़्यादा फ्रेश महसूस करेंगे। सेडेटिव दवाइयों का श्रेणी ये है कि इनको लेने के बाद आपको नींद आएगा, और वैसी दवाएं जो नींद देती हैं, निद्रा को प्रेरित करती हैं, उन्हें हम हाइप्नोटिक कैटेगरी का ड्रग कहते हैं। ये आप नोट कर लेंगे, हाइप्नोटिक ड्रग वो ड्रग होता है जिससे लेने के बाद व्यक्ति को नींद आती है, झपकी आती है, ड्रॉजीनेस आता है। तो ये सेडेटिव और ट्रांक्यूलाइजर के बीच में एक छोटा सा अंतर है। यहाँ पे आपको तुलना भी दिया है ट्रांक्यूलाइजर और सेडेटिव के बारे में, जहाँ ट्रांक्यूलाइजर का मुख्य कार्य बताया जा रहा है कि ये मानसिक स्थिति को अच्छा महसूस कराना, एंजाइटी, टेंशन वगैरह को दूर करना। जबकि अब सेडेटिव के बारे में भी सेम चीज़ है, शारीरिक और मानसिक आराम है, चेतना का दमन हो गया, अननेसेसरी जो आप एक्स्ट्रा कॉन्शियस होके दिमाग में विचार लेके आ रहे थे उस पर थोड़ी सी ब्रेक लग जाएगी। रही बात अवेयरनेस की, तो चेतना को प्रभावित किए बिना काम करता है, लेकिन यहाँ पे आपको काफ़ी हद तक नींद के माध्यम से ये सारी जो आपके अंदर जो अवेयरनेस है उसको दबा दी जाती है। नींद आएगा, सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली दूर हो जाती हैं। दर्द निवारक के तौर पे तो सेडेटिव की तुलना में कम दर्द निवारक प्रभाव होता है। ये सेडेटिव की तुलना में थोड़ा सा दर्द के मामले में कम वर्क करता है, लेकिन ट्रांक्यूलाइजर की तुलना में सेडेटिव जो है हमेशा निद्रा आना मतलब दर्द दूर होना, ये ऐसे भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। ये जो दवा दिया गया है ये पशुओं के उदाहरण के लिए दिया गया है, क्योंकि अगर ये आदमी के एग्जाम्पल के लिए दिया जाता तो कुछ होनहार बच्चे इस दवा की कॉपी करके बाजार से खरीद लेते। तो ये एनिमल्स के पैमाने पे, बड़े पैमाने पे जानवरों को दिया जाता है। जानवर अशांत हो जाते हैं, जानवर कभी कभी बहुत ज्यादा वायलेंट हो जाते हैं, अशांत हो जाते हैं, तो उनको शांत करने के लिए दवा दी जाती है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इसका भी अब्यूज कर लेते हैं। अब आता है कि ये जो तो दवाइयों का जो अब्यूज देख रहे थे वो तो बड़े पैमाने पे की जा रही थी, छोटे पैमाने पे स्कूली लेवल पे, कॉलेज लेवल पे, टीनेजर्स में, किशोरावस्था में बच्चों के द्वारा जो चीज़ें बड़ी पैमाने पे यूज की जाती हैं वो ये है धूम्रपान और तंबाकू का, किस तरीके से निकोटीन का सेवन करके अपने बॉडी में जो है अनावश्यक समस्याओं को बुलाते हैं, रक्तचाप को बढ़ाते हैं, फेफड़े में आप ये एम्फीशीमा, ब्रोंचाइटिस जैसे बीमारियों को फैलाते हैं। सर थोड़ा शांत करें। ब्रोंचाइटिस वगैरह, फेफड़े का कैंसर वगैरह को फैलाते हैं। गला और मुंह के कैंसर भी जो है इसी के सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, और मुझे लगता है कि जो भी बच्चे पढ़ने वाले हैं सब इन चीज़ों को समझते हैं कि ये सभी जो है कहीं ना कहीं जो है हम लोग बॉडी में किस तरीके से नुकसान पहुंचाता है। रहा बात ये मोनोऑक्साइड का, तो ये भी आप देखे होंगे हीमोग्लोबिन के साथ इसकी जो दोस्ती है, ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की जो दोस्ती है उसको ब्रेक करता है कार्बन मोनोऑक्साइड, ये इनकी दोस्ती को तोड़ देता है, यानी कि आपके लिए एक और संकट का समय क्रिएट हो जाता है। तो ये तंबाकू और धूम्रपान भी जो है एब्यूज के कैटेगरी में आते हैं, और इससे आपको हर हाल में बचना है। रही बात युवाओं का मनोविज्ञान की क्या शुरुआत है भाई, तो शुरुआत ये है कि आपके अंदर जिज्ञासा और रोमांच की जो अनुभव करने की चाहत होती है वो एक जिम्मेवारी लेके आता है। तनाव की वजह से भी आप इन चीज़ों में फंस जाते हैं। कभी कभी आपके दोस्त, मैंने बताया कि कौन आपका दोस्त है और उसके साथ आप क्या बातें करते हैं, ऐसे लोग आपको कम से कम एक प्रेशर लेके आते हैं जिससे आप बिगड़ जाते हैं। मीडिया का प्रभाव भी है, सिनेमा और लाइफस्टाइल इस तरह की चीज़ें आ रही हैं जहाँ पे लोगों को, विलन लोगों को हीरो दिखाने का चलन चल रहा है, वो भी आपको कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। अब पारिवारिक ढांचा, फैमिली का एक तरीके से कंट्रोल, नियंत्रण थोड़ा कम होता है, उस स्थिति में भी जो है ये समस्याएं उत्पन्न होकर आती हैं। तो ये ड्रग अब्यूज को हमें रोकने के लिए आपको सिंपली जो है ये एडिक्शन जो है इस साइकोलॉजी को समझना है कि दवा का उपयोग करेंगे तो आपके यूफोरिया में वृद्धि होगी, लेकिन आप साथ साथ ये भी करेंगे अगर नियमित उपयोग करेंगे और दवा का अचानक से आपने बंद कर दिया तो फिर ये समस्या शुरू हो जाएगी जिसे हम कहते हैं विड्रॉल सिंड्रोम। ये लाइन आपके काम का है। विड्रॉल सिंड्रोम क्या है, आप बहुत आसानी से कह सकते हैं कि लंबे समय तक अगर हम ड्रग का अब्यूज करते हैं और अचानक से उसका सेवन करना बंद करेंगे तो आपके शरीर में समस्या आने लगेगी, उसी को हम लोग बोलते हैं विड्रॉल सिम्टम्स। इसमें आपको अचानक से डिप्रेशन हो जाएगा, बॉडी में जो है कपकपी हो जाएगी, आपको वोमिटिंग टेंडेंसी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा पसीना आएगा, घबराहट होगी।
तो ये विड्रॉल सिम्टम्स के अंतर्गत आते हैं। आपको इस जाल से अपने को बचाना है। अगर आप देखेंगे कि नॉर्मल जो है आपका जो सिस्टमेटिक ये जो दवाइयाँ किस तरीके से आपके श्वसन और हृदय को प्रभावित करती हैं, आपके लीवर को प्रभावित करती हैं, आप में इंजेक्शन के जरिए अगर कोई दवा ले रहे हैं तो HIV एड्स के संक्रमण को फैलाती हैं, और कभी-कभी तो ये भ्रूण को नुकसान करने तक के लिए प्रेरित करती हैं। मतलब ये सिर्फ ये बताया जा रहा है कि इन दवाओं का अगर हम अब्यूज करेंगे तो ये सारी समस्याएं हमारे जीवन में हो सकती हैं। तो ड्रग और अल्कोहल अब्यूज के बारे में क्लास 12 के बच्चों को अवेयरनेस बिल्डअप करनी है और कोशिश करना है कि इस तरीके के दवाओं के कुप्रभाव से और उनके जटिलता से, उनके कॉम्प्लेक्सिटी से बचें। और प्रदर्शन एक एनाबॉलिक स्टेरॉइड का भी दिया गया है कि किस तरीके से पुरुषों में और महिलाओं में इस तरीके की दवाइयों को लेने से क्या क्या बॉडी में चेंजेस आते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम आते हैं। ये पूरा का पूरा टॉपिक अवेयरनेस पर्पज से है, जागरूकता के लिए है। आप निश्चित तौर पे इन चीज़ों पे निश्चित तौर पे समझने का प्रयास करेंगे कि ये सभी चीज़ें अब्यूज आपके जीवन में किस लेवल तक चेंजेस ला सकती हैं। तो अब्यूज को आपको रोकना है और वही इसका मुख्य जो है वो उद्देश्य है। और लास्ट स्लाइड के माध्यम से हम लोग देखेंगे कि अगर ऐसा कोई मान लो अब्यूज में आ ही गया, अगर कोई गलती से इन तरह के दवाओं का सेवन लंबे समय तक कर लिया, तो उनको हम कैसे रोकेंगे, कैसे नियंत्रण की रणनीतियाँ होनी चाहिए। तो आपके पास मनोवैज्ञानिक जो है इसके बहुत अच्छे डॉक्टर होते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं, उनके पास आप जाके कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत तरीके की ऐसी तकनीक है, साइंस है, जिसको अडॉप्ट करके आपकी एक अच्छे सभ्य समाज में घर वापसी हो सकती है। यानी अपनी पुरानी एब्यूज की दुनिया से आप बाहर आ सकते हैं। बहुत तरीके के रिहैबिलिटेशन प्रोसेस चल रहे हैं, सेंटर्स चल रहे हैं जहाँ पे आपकी नॉर्मल तरीके से इन एडिक्शन से बचाव की जाती है। शिक्षा और परामर्श बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेशर से आपको बचना है। माता पिता साथियों का अगर मदद मिले तो आदमी इस तरीके के एब्यूज से बाहर आ भी सकता है, लेकिन कोशिश ये करना है कि हम एब्यूज में फंसे ही नहीं। और जो लोग फंसे हैं उनके लिए रोकथाम और नियंत्रण की ये नीतियाँ थी, जिसमें आपके पास साइकोलॉजिस्ट सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा जहाँ से आप चीज़ों को रिकवर कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट लिस्ट, ज्ञान ही बचाव है। इन नशीले पदार्थों के जीवन में आपको किस तरीके से कमियां, नुकसान आ सकता है, उसको आपको समझना है, जागरूक होना है और एक स्वस्थ और अच्छी जीवन शैली अपनानी है जहाँ शिक्षा भी हो, मार्गदर्शन भी हो, सपोर्ट भी हो और सही मायने में अवेयरनेस भी हो। तो ड्रग और अल्कोहल अब्यूज की इस कंसेप्ट को हम लोग मुख्य तौर पे एग्जाम और अवेयरनेस के पर्पज से समझ रहे थे। अगले वीडियो में डिजीज और हेल्थ से और नए टॉपिक को लेके आएंगे। तब तक आप इस वीडियो के साथ जुड़िए, देखिए, और किसी भी तरीके का सजेशन हो तो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस गोपालगंज के पोर्टल पे क्वेश्चंस लगाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।